तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? सन 1822 ईस्वी में। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। एक किसान के परिवार में जन्मे थे। पढ़े लिखे कितने थे? माध्यमिक शिक्षा किए हुए थे। लेकिन ये बेना विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए भी गए और 1847 में पादरी भी हो गए गिरजाघर में। कहाँ हो गए थे ये? गिरजाघर में गिरजा घर। देखो जबरदस्ती गिरा रहे हैं। अरे गिरजाघर ले, गिरिजा अब लिख दो वहाँ। तो गिरजाघर में पादरी। वैसे पादरी जानते हो किसे कहते थे? जो श्रेष्ठ होता था, जो दिमाग में तीव्र होता था, विद्वान होता था, उसी को क्या कहा जाता था? पादरी कहा जाता था। तो ये पादरी हो गए और इन्होंने अपना रिसर्च सन 1856 से स्टार्ट किया। वहाँ पर जो गिरजाघर था वहाँ पर बढ़िया से क्यारियाँ, बागान, बगीचा गीचा था, तो उसी में अपना क्यारियाँ बना करके मटर के पौधे पर प्रयोग करना चालू किया। तो इन्होंने जो नियम खोजे तो लगभग 8 साल तक अपनी कड़ी मेहनत की और 1866 में आनुवांशिकता के नियम बना करके तैयार कर लिए। कब तक? 1866। लेकिन बेचारे मर गए। इनके जीवन काल में इनको कोई पता ही नहीं चला कि हमने कुछ खोजा। इनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इनको महत्व प्राप्त नहीं हुआ, आनुवांशिकी के नियमों का अस्तित्व इनको समझ में लेकिन इनके मरने के बाद पुनः सन 1900 में दोबारा खोज की गई। वो 3 वैज्ञानिकों ने इसको पुनः खोजा। डीवेरिज, जिसे डीब्रीज कहते हैं, शेरमॉक और कॉरेंस, इन्होंने पुनः इसको खोजा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए आनुवांशिकी के नियमों की पुनः खोज कब हुई? किस वैज्ञानिक ने की? तो 3 वैज्ञानिक थे, डीवेरिज, शेरमॉक, कॉरेंस। इन तीनों ने मिलकर पुनः काय की? आनुवांशिकता की। आनुवांशिकता क्या है? माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में पहुंचते हैं। यह घटना, यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती। ठीक, माता पिता के कोई ना कोई लक्षण बच्चों में जरूर मिलते हैं। ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण। समझ गए? आनुवांशिक लक्षण कौन से लक्षण होते हैं? जो माता पिता से लक्षण मिले वो सब आनुवांशिक लक्षण होते। चलिए नोट करो। कल सुने थे विपर्यासी लक्षण। कितने होते विपर्यासी लक्षण? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मिले थे, जिनमें से पहला था तने की लंबाई वाला। तो जो प्रभावी होता है वो लंबापन, जो अप्रभावी होता है वो बौना। तो एक संकर क्रॉस का मतलब है केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके जब पौधों का संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण। केवल एक प्रकार के लक्षण को, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके, जैसे एक बहुत लंबा पौधा और एक बौने पौधे का संकरण कराया जाए तो इसकी जो प्रथम संतानीय पीढ़ी होगी, जो पहली पीढ़ी होगी, उसे F1 से डिनोट करेंगे। काय से डिनोट करेंगे? जब लंबे का बौने के साथ संकरण कराया जाएगा, लंबा मटर का पौधा बौने मटर के पौधे से संकरित हो रहा है तो पहली पीढ़ी जो बनेगी तो सब लंबे लंबे पैदा होंगे, क्योंकि क्या होगा? लंबा वाला लक्षण प्रभावी होगा और बौना वाला लक्षण अप्रभावी होगा। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी कैसी होगी? लंबी। अब इस जो पहली पीढ़ी पैदा हो गई, इस पर स्वपरागण कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? स्वपरागण कराया जाएगा। परागण। जब स्वपरागण कराया जाएगा तो बन जाएगी जो इससे दूसरी पीढ़ी पैदा हो जाएगी। कौन सी पीढ़ी पैदा हो जाएगी? F2। दूसरी पीढ़ी पैदा हो जाएगी
जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें अनुपात होगा 3:1। कितना होगा? यानी लंबे होंगे 3 तो बौने होंगे 1। अब इसका फिर से स्वपरागण करा दिया जाएगा। इसका क्या करा दिया जाएगा? फिर से स्वपरागण कराया जाएगा तो F3 पीढ़ी बनेगी। कौन सी पीढ़ी बनेगी? अब इस पीढ़ी में जो पैदा होंगे तो 1:2:1 के अनुपात में पैदा। तो ये सिर्फ और सिर्फ का एक चीज को ध्यान में रख करके, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके प्रयोग कराया जा रहा है। वो कौन सा एक जोड़ी लक्षण है? लंबापन, लंबापन, इसका विपरीत बौनापन। बस एक जोड़ी इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखा गया है। ना तो इनका गोल झुर्रीदार से मतलब है, न पीले हरियर से मतलब है, मतलब और किसी चीज से सात में से कोई लक्षण नहीं। इसीलिए तो ग्रेगर जॉन मेंडल सक्सेस हुआ था अपने प्रयोग में, केवल एक बार में एक ही चीज को ध्यान में रखकर प्रयोग करता था। तो जब एक चीज अपने मन में रहेगी तो चारों तरफ दिमाग नहीं होगा, तो उसके बारे में कायदे से अध्ययन हो जाएगा। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये जो पौधे थे तो लंबे का जब बौने के साथ संकरण कराया तो प्रथम संतानी पीढ़ी में सब लंबे लंबे पैदा हुए। इसका स्वपरागण कराया क्योंकि इसके भीतर दोनों लक्षण है, बौनेपन का भी और लंबेपन का भी, लेकिन लंबापन प्रभावी है इसलिए वो दिख रहा है, इसलिए लंबे लंबे हो गए। जब स्वपरागण कराया तो देखो दूसरी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात हुआ, छटनी हो गई। देखो बंटे बंटे एक ठैया निकल पड़े, अब बौने वाले निकल पड़े। 3 का मतलब वास्तविकता में जो F2 पीढ़ी है वो F3 पीढ़ी के समान ही है। का मतलब हुआ ये जो 3 है ना, इसके 2 टुकड़े हो गए, 1 और 2। अच्छा 1 और 2 को मिला दो कितना होगा? तो बात वही है कि 3 जो F2 पीढ़ी है वो F3 पीढ़ी के समान ही है। वो तो बाद वाला तो 1 से 1 मैचुअल है। तो ये जो 1:2:3 इसको तीसरी पीढ़ी में भिन्नात्मक रूप से अलग कर देता है। और इसमें 3 तो 3 का मतलब होता पेवर लंबे नहीं, इसमें लंबे भी और संकर लंबे भी शामिल है। 3 का मतलब लंबे भी और संकर लंबे, इसीलिए 1:2:1 का मतलब शुद्ध लंबे, शुद्ध अनुपाते 2। ये कैसे? अशुद्ध लंबे जिन्हें हम संकर कहा जाने लगा था, संकर लंबे, हाँ बीच वाले। और अनुपात 1 कैसा है? शुद्ध बौने, शुद्ध बौने। इस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया तो केवल और केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को यानी विपरीत लक्षणों को अपने दिमाग में रखकर, अपने दिल में रखकर, अपने जहन में रखकर केवल एक जोड़ी लक्षणों को ही उसने प्रयोग किया। इसलिए इसको कहते हैं एक संकर संकरण। यदि दुई जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर करेगा तो द्विसंकर क्रॉस कहलाएगा या द्विसंकर संकरण कहलाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? पक्की बात। तो द्विसंकर क्रॉस में क्या होगा बताएं? अब एक संकर प्रयोग करने के बाद मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों को या एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए कुछ अलग से नियम ढूंढने चालू कर दिए। तो एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन फिर उनसे किया। तो कैसे किया? ये द्विसंकर क्रॉस से किया। किससे किया? एक साथ है जब द्वि या द्वि से अधिक लक्षण हो जाएंगे, अब उनका अध्ययन करना है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण से तो एक संकर क्रॉस बन गया। तो अब एक से अधिक यदि लक्षण एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, लंबापन, गोलापन, झुर्रीदार, देखो दोनों चीजें एक साथ, लंबापन भी और गोलापन भी। तो देखो द्विविपर्यासी लक्षण है कि नहीं? एक लंबापन लंबाई के लिए प्रभावी है कि नहीं? और गोल बीज के लिए प्रभावी है कि नहीं? तो इस प्रकार से द्विविपर्यासी लक्षण है या द्वि से ज्यादा लक्षणों की उनको अध्ययन करना चाह रहा है। तो ऐसे अध्ययन जो किए गए थे तो द्विसंकर क्रॉस के द्वारा किए गए थे। तो द्विसंकर क्रॉस है क्या चीज? या द्विसंकर संकरण भी कह सकते हैं। तो ऐसा संकरण जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी, नंबर 1 लंबापन, बौनापन युग्म विकल्पी हो गया। दूसरा
गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा, ये सब क्या है? युग विकल्पी जोड़े के रूप में। तो दो जोड़ी, समझे? तो दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। यानी कि द्वि जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को जब एक साथ ही आप लोग प्रयोग करेंगे या एक साथ उनका अध्ययन करेंगे तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। ठीक, तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन होगा या दो जोड़ी एक साथ लक्षण भाग लेंगे तो उसे द्विसंकर क्रॉस। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन है, तो अध्ययन करना अलग बात है, लेकिन अब उनके बारे में बताना है। तो बताना है तो इसी में जो भाग लेंगे दो जोड़ी विपरीत लक्षण, तो उन भाग लेने वाले संख्या के आधार पर उसे द्विसंकर क्रॉस कह देंगे। समझ गए? तो दो जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षण जब भाग लेते हैं संकरण में तो उसे द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस किसे कहेंगे? ऐसे संकरण को जिसमें जीवों को के दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, द्विसंकर क्रॉस। जैसे देखो, द्विजोड़ी का मतलब हो गया पीले और गोल। देखो क्या हो गया? पीले गोल। देखो एक ये हो गया विपर्यासी लक्षण, दूसरा लक्षण हो गया हरे और झुर्रीदार। हरे और झुर्रीदार, झुर्री। तो इस प्रकार से दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के जब अध्ययन किया गया तो इसे कहा गया। तो देखो पीले का विपरीत का होता है और गोल का होता है। ठीक है, गोल पीले का विपरीत होता है, ये प्रभावी होता है। ये कैसा होता है? होता है कि नहीं होता? अच्छा, तो इसका विपरीत का होता है अप्रभावी, और ये इसका पीले का होता है हरा, तो ये अप्रभावी होगा। अच्छा, ये गोल, और गोल का होगा? यानी कि गोल कैसा है? प्रभावी होता है। पढ़ा है आप लोगों ने, कल विपरीत लक्षण पढ़े थे। तो गोल का प्रभावी की पार्ट है और झुर्रीदार अप्रभावी है। तो इस प्रकार से जो अप्रभावी होते हैं तो उन्हें स्मॉल से डिनोट किया जाता है, और जो प्रभावी होते हैं उन्हें कैपिटल से डिनोट किया जाता है। तो देखो येलो माने पीला होता है तो डबल से डिनोट किया जाता है हर समय। कैसे डिनोट किया जाता है? डबल। तो येलो येलो तो डबल हो गया। और गोल के लिए, तो गोल के लिए किसी और प्रतीक का चिन्ह का यूज कर लेंगे, तो कैपिटल आर आर कर लेंगे। इसलिए इसके प्रतीक वाई वाई आर आर, और इसके हरे के अब देखो यही यूज करेंगे, दूसरे नहीं यूज करेंगे। इसके लिए हमने कैपिटल यूज किया तो इसके लिए स्मॉल स्मॉल। समझ गए? ऐसे इसके लिए झुर्रीदार के लिए तो गोल का विरोधी है तो गोल को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया, इसको स्मॉल आर आर। तो इस प्रकार से ये डिनोट करते हैं। जो प्रभावी होता है उसको कैपिटल से, और जो अप्रभावी होता है उसे स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो नोट करो जल्दी से द्विसंकर क्रॉस। तो प्रथम पीढ़ी जो इनकी बनेगी तो गोल पीले बस ऐसे बनेंगे। कैसी बनेगी वो पीढ़ी? प्रथम पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी जो प्रथम पीढ़ी में बन के आएंगे तो इस प्रकार से ये बनकर आएगा। इसका संकरण का जब द्वितीय पीढ़ी बनेगी, इसकी F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में गोल पीले ये सब मिल करके जो अनुपात बनाएंगे 9:3:3:1 का अनुपात होगा। वो अनुपात ये दिखाया गया, पीले गोल 9 होंगे तो पीले झुर्रीदार 3 होंगे, हरे गोल भी 3 होंगे, हरे झुर्रीदार 1 होगा। तो इस प्रकार से द्वितीय पीढ़ी में 9:3:3:1 का अनुपात होगा, और प्रथम पीढ़ी में गोल और पीले केवल इस टाइप के होंगे। समझे? तो इस प्रकार से इसको भी नोट करो। पढ़ाई वाली वीडियो लियो ना। पढ़ाई करके देख ले ऊपर का।
बबुआ हम तो आ जान आ गए रे जरा आ गए